बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय का मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस आंसर लेकर आ गया हूँ। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और जिनके पास किताब है वो किताब से पढ़ लेंगे और जिनके पास किताब नहीं है मैं इसका अभी पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम से देख लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और समय क्योंकि बहुत कम है तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय दर्शन में पंडित दीनदयाल के विचारों पर प्रकाश डालिए। तो अब हेडिंग डालिएगा पंडित दीनदयाल के विचार, तो उसके अंदर लिखिएगा भारतीय दर्शन परंपरा प्राचीन काल से ही संघर्ष और द्वंद्व की अपेक्षा समरता को महत्व देती है, जिससे मानव का संपूर्ण विकास हो सके। यह व्यवस्था हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले ही विकसित कर रखी थी। आवश्यकता उसे पुनः लोगों के सामने लाने की है। दीनदयाल जी ने वही कार्य किया जिसे वे एकात्मक मानववाद के माध्यम से व्यक्त करते हैं। वह कहते हैं कि पश्चिमी का दर्शन मूलतः पश्चिमीवादी होने के कारण मैं के चारों ओर घूमता है, जबकि हमारी संस्कृति पूरी दृष्टि को एक दूसरे का पूरक मानती है। पश्चिम का विचार है समाज, प्रकृति और समस्त दृष्टि मेरे लिए है। यहाँ पर केवल मैं को ही प्रधानता है। वे कहते हैं प्रकृति पर विजय प्राप्त करो और हर वस्तु का उपयोग अपने लिए करो, सब मेरे लिए है। यह भावना अहंकार को जन्म देती है। इसी अहंकार से पूंजीवाद और समाजवाद पैदा हुआ है। भारतीय चिंतन के अनुसार हर वस्तु का पृथक अस्तित्व होते हुए भी वह अपने अस्तित्व एवं विकास के लिए दूसरे पर निर्भर है। हम मानते हैं कि समाज का आधार संघर्ष न होकर सहयोग है। प्रकृति भी सहयोग के आधार पर कार्य करती है। इस आधार पर हमने नर से नारायण की कल्पना की है। तो आप लोग वीडियो को रोक रोक कर बीच में पढ़ लीजिएगा अच्छे से। प्रश्न नंबर 2 है पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं एकात्म मानव दर्शन की महत्ता एवं मूल सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा एकात्मक मानववाद और उसके अंदर लिखिएगा एकात्म मानववाद एक विचारधारा है जिसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने देश और दुनिया के समक्ष इसे प्रस्तुत किया। इसके प्रणयन की एक पृष्ठभूमि है जिसका वर्णन संघ शिक्षा वर्ग के 2 बौद्धिक वर्गों में है। इसकी पृष्ठभूमि में पाश्चात्य चिंतन से उद्भूत व्यक्तिवाद व समाजवाद के विचार हैं। पृष्ठभूमि का ही दूसरा आयाम है अपने देश के राजनैतिक चिंतन की स्थिति। दीनदयाल जी ने पृष्ठभूमि के इस आयाम का वर्णन इस सिद्धांत भाग में किया है। देश की स्थितिगत चुनौतियों के लिए भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई तथा जनसंघ की कार्य दिशा को परिभाषित करते हुए एकात्म मानववाद का आख्यान हुआ, जिसे दीनदयाल के अपने शब्दों में निम्नवत समझा जा सकता है। एकात्म मानववाद का सिद्धांत पेश किया है। तो उसमें आप हेडिंग डाल के लिखिएगा आधुनिक बना पुरातन। आधुनिक मतलब आज का युग, पुरातन माने पहले का। तो इसमें लिखिएगा देश की दिशा के संबंध में विचार करने वालों में 2 प्रकार के लोग हैं। एक तो वे हैं जो भारत की हजारों वर्षों से चली आने वाली प्रगति की दिशा पराधीन होने पर जहां रुक गई वहां से उसे आगे बढ़ाना चाहिए, यह विचार लेकर चलते हैं। और दूसरा हेडिंग डाल के लिखिएगा अपना देश और अपनी परिस्थितियां। तो इसमें लिखिएगा प्रत्येक देश की अपनी ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां होती हैं और समय उस देश के जो भी नेता और विचारक होते हैं वे उस परिस्थिति में से देश को आगे बढ़ाने की दृष्टि से मार्ग निर्धारित करते हैं। तो वीडियो को आप लोग रोक रोक कर देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 है एकात्म मानव दर्शन पर टिप्पणी लिखिए। तो इसमें आप लोग लिखिएगा एकात्म मानववाद मानव जीवन में सामंजस्य करके जीवन की समग्र संपन्नता एवं भव्यता के मार्ग को दिखाने वाला दर्शन है। इसकी प्रस्तुति दीनदयाल जी ने सन 1964 में ग्वालियर में आयोजित जनसंघ के अखिल भारतीय अधिवेशन में की थी। एकात्म मानववाद के संदर्भ में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने
कहा है कि एकात्म मानववाद एक ऐसा मॉडल है जो विश्व में अनेकानेक आर्थिक मॉडलों में इस अर्थ में सबसे अच्छा है कि इसमें संपूर्ण मानवता को समाहित कर लिया गया है। इसमें पूरी मानव जाति को एक रूप में देखते हुए मानव के चहुमुखी विकास को लक्ष्यबद्ध किया गया है। दीनदयाल जी साम्यवाद और पूंजीवाद के विरोधी थे और वह मानते थे कि जब तक हम वादों के विवादों को छोड़कर मानवता को नहीं अपनाएंगे तब तक जन कल्याण की भावना फलीभूत नहीं होगी। तो बस इतना इसमें। और विचार है पंडित दीनदयाल ने राष्ट्र, धर्म, समाज और संस्कृति को किस प्रकार परिभाषित किया है बताइए। तो आप लोग इसे वीडियो को रोक कर पढ़ लीजिएगा अच्छे से, मैं बस पढ़ते ही जा रहा हूँ। उत्तर है इसमें लिखिएगा। इस भाषण में पंडित दीनदयाल जी ने 4 महत्वपूर्ण शब्दों जैसे राष्ट्र, धर्म, समाज और संस्कृति की विस्तृत व्याख्या की है। वे कहते हैं मानव जीवन से संबंध होते हुए भी इन शब्दों के विषय में उचित ज्ञान का अभाव है। यही कारण है कि विदेशी भाषाओं में इसके पर्याय टूटकर उन्हें इन शब्दों में आरोपित किया जाता है, लेकिन फिर भी ये शब्द अपने स्वरूप को स्पष्ट नहीं करते हैं। और उसमें हेडिंग डालिएगा पहला राष्ट्र के विषय में दीनदयाल जी ने अपना मत प्रस्तुत करते हुए कहा है कि आजकल लोगों में प्रादेशिक राष्ट्र की भावना का निरंतर विकास हो रहा है। यहाँ जन्म लेकर वे स्वयं को इसी राष्ट्र का हिस्सा समझने लगते हैं। इसमें व्यक्ति के विचारों की पूर्णतः अनदेखी की जाती है। और दूसरा इसमें हेडिंग डालिएगा धर्म। सदियों से धर्म की तुलना पूजा उपासना की पद्धति से की जाती है। यही कारण है कि विभिन्न जातियों की पृथकता दर्शाने के लिए धर्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा हेडिंग डालिएगा समाज के संदर्भ में हम उसके प्रादुर्भाव, वास्तविक स्वरूप, विकास जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की अनदेखी कर देते हैं। समाज का अर्थ क्या है, इसका आरंभ कब और कहाँ हुआ, ऐसे प्रश्नों पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। चौथा हेडिंग डालिएगा संस्कृति। भारतीय संस्कृति के वर्तमान स्वरूप की चर्चा करते हुए दीनदयाल जी कहते हैं कि आजकल नाच गाने, थिएटर, सिनेमा या अन्य मनोरंजक कार्यक्रमों की सांस्कृतिक माना जाता है। विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाले शिष्टमंडलों में भी इसी तरह सम्मिलित होते हैं। तो वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं इसका जितना और बाकी क्वेश्चन है इसका मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, तो लोग वहाँ से जाकर पढ़ लीजिएगा।